Hello everyone, welcome to Indeed IS. Today we are going to discuss newspaper analysis, The Hindu, and we will discuss articles on the basis of UPSC syllabus. So we are going to start the first article. Wholesale prices remain in deflation zone in October. So, India's wholesale prices remain in deflationary mode for a seventh month in a row in October, with the wholesale price index reflecting an inflation of minus 0.52% from minus 0.26% in September. अभी देख रहे हैं कि ये जो है होलसेल प्राइस इंडेक्स है वो ये इन्फ्लेशन हो रहा है लेकिन वो माइनस में हो रहा है। होलसेल प्राइस इंडेक्स मतलब कि अगर ये बढ़ रहा है तो नेगेटिव वे में बढ़ रहा है, तो इसीलिए इसको कह रहे हैं क्या कि ये जो डिफ्लेशनरी मोड में है वो कंटिन्यू सेवेंथ मंथ जो चला आ रहा है इन अ रो में। अब देखते हैं होलसेल प्राइस से इन्फ्लेशन स्टूड एट 8.4% इन अक्टूबर 2022, क्रिएटिंग ए हाई बेस इफेक्ट फॉर लास्ट मंथ इंडेक्स ऑन ए month basis. The WPI was up 0.4% in October. तो अभी देख रहे हैं क्योंकि ये जो WPI का इंडेक्स होता है वो मंथ टू मंथ पे चेक किया जाता है। The wholesale food index was up 1.07% in October compared to last year, with food prices up, जो food prices है वो 1% sequentially फ्रॉम सितंबर लेवल्स एज वेल। तो ये 1% है ना, सितंबर के कंपेयर पे अक्टूबर 1% इंक्रीज हुआ है, बट द ट्रेंड्स विद इन द फूड बास्केट वेयर डाइवर्जेंट एंड रन अवे प्राइसेस ऑफ सम आइटम्स लाइक अनियंस एंड पल्सेस पोज रिस्क टू द रिटेल इन्फ्लेशन ट्रेजेक्ट्री। तो ये जो है ना सबका इंक्रीज हुआ, लेकिन ये जो फूड का जैसे कि अनियन एंड पल्सेस का वो बहुत ज्यादा ये इन्फ्लेशन हो रहा है। इन्फ्लेशन मतलब उनके रेट में बहुत इंक्रीज हो रहा है। वाइल वेजिटेबल प्राइसेस ड्रॉप्ड 21%, जबकि वेजिटेबल प्राइसेस का जो है ना वो दाम वो ड्रॉप कर गया है। इन्फ्लेशन इन पैडी एंड सीरियल्स एक्सेलरेटेड टू 7.5% एंड 9.4%। तो कह रहे हैं कि जो पैडी का और सीरियल्स का 7.5% और 9.4% ये इंक्रीज हुआ है। एंड पल्सेस एंड अनियन इन्फ्लेशन जम्प्ड 19.4% एंड 62.6%। फ्रूट्स इन्फ्लेशन पिक्ड अप 6.3% वाइल मिल्क इन्फ्लेशन 7.9%। तो कह रहे हैं क्या कि कुछ तो इसमें 1% इंक्रीज हो रहा है, लेकिन जैसे कि बहुत सारी चीजें हैं, अनियन है, पल्सेस है, उसमें बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट हुआ है। और जबकि बाकी वेजिटेबल्स का जो प्राइस है ना वो ड्रॉप हुआ है 21%, लेकिन ये जो पल्सेस और अनियन है ना उसमें बहुत ज्यादा जंप हुआ है। तो और जो पैडी है और सीरियल है उसमें भी उनके भी दाम में बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट हुआ है। और जो पल्सेस और अनियन पल्सेस एंड अनियन के दाम में बहुत ज्यादा है, जैसे पल्स 9.4% इंक्रीज हो गया है, लेकिन अनियन जो है 62.6% उनके रेट में जंप हुआ है। और फ्रूट्स के भी जो दाम में उनमें भी जंप हुआ है, और मिल्क भी 7.9% इंक्रीमेंट हुआ है। और ये जो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट है मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट प्राइसेस वेयर अनचेंज्ड फ्रॉम सितंबर लेवल। और ये जो मैन्युफैक्चरिंग ये जो प्रोडक्ट है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आया है। फ्यूल एंड पावर प्राइसेस रोड से 6.5% फ्रॉम सितंबर लेवल बट वेयर 2.5% बिलो लास्ट ईयर लेवल। तो ये कह रहे हैं क्या कि फ्यूल और पावर जो है उसके प्राइस में तो 6.6 ये जो फ्यूल है, फ्यूल एंड पावर के प्राइसेस को में 0.65 पे इंक्रीमेंट हुआ है सितंबर के कंपेयर पे, पर जो लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो 2.5% वो बिलो ही है। क्रूड पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस से इन्फ्लेशन स्टूड एट -2.2% इन अक्टूबर। द नेगेटिव रेट ऑफ इन्फ्लेशन इन अक्टूबर 2023 इज प्राइमरली ड्यू टू फॉल इन प्राइसेस ऑफ केमिकल्स एंड chemical product, electricity, textile, basic metals, food products, paper and paper product etc. as compared to the corresponding month of previous years। तो ये सारी जो प्रोडक्ट है ना, ये सारे जो सेक्टर्स हैं
वो अगर लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो उनका जो नेगेटिव रेट ऑफ इन्फ्लेशन हो रहा है, मतलब कि बढ़ तो रहा है लेकिन माइनस में बढ़ रहा है। The uptrend in domestic prices of most food items as well as an unfavorable base is projected to lead to a turnaround in WPI to a marginal 0.1% inflation in November, said Aditi Nair, chief economist at ICRA. अभी ये देखते हैं, इजराइल आर्मी सेज इट हैज सीज्ड हमास पार्लियामेंट इन गाजा। तो क्या है, द इजरायली आर्मी सेड ऑन ट्यूसडे इट हैड कैप्चर्ड गाजा's पार्लियामेंट एंड अदर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस रन बाय हमास इन गाजा सिटी। तो ये कहते हैं क्या कि जो इजराइल की आर्मी है उन्होंने गाजा पार्लियामेंट को या अदर इंस्टीट्यूशन जो थे गवर्नमेंट के उसको सीज कर लिया गया है, as its forces deepen their offensive in the Palestinian territory. Military units took over the Hamas parliament, the government building, the Hamas police headquarters, and an engineering faculty that served as an institute for the production and development of weapons, as army said in a statement. The statement said, government institution of the terrorist organization Hamas has been used for military purpose, in including the and for training in preparation for the attack on Israel on October 7. Israeli forces bombarded southern Gaza on Tuesday after tank advanced to the gates of the enclave's biggest hospital in the north, where health officials say dozens of patients, including babies, have died due to lack of power and heavy fighting. At least 13 people were killed when Israeli forces targeted their homes in Khan Yunis, गाजा हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफिशियल सेड। तो ये जो है उन्होंने कहा कि अभी ये जो तैयारी कर रहे थे इजराइल के टीम का, इजरायली आर्मी का कहना है क्या कि हमने इसीलिए यहाँ पे सीज कर लिया क्योंकि वो हमले की तैयारी कर रहे थे वो। और उन्होंने बोला कि इतने सारे जो है हॉस्पिटल पे अटैक हुआ तो डोजन्स ऑफ पीपल जो डेथ कर गए, इंक्लूडिंग उसमें बेबीज भी थी और 13 आदमी भी मर गए। और the military has also positioned tank outside AI Shifa Hospital, Gaza City's main medical center, which Israel says sits atop tunnel housing a headquarters for Hamas fighters. Israelis' attack have left more than 11,200, also mostly civilians, डेड अकॉर्डिंग टू गाजा ऑथोरिटीज। ये कह रहे हैं क्या कि अब जब ये गाजा वाले कह रहे हैं क्या कि इन्होंने इजरायली ने अटैक करके और 11,200 उससे भी ज्यादा सिविलियंस वो डेथ कर चुके हैं, ऐसा गाजा की अथॉरिटी का कहना है। चलते हैं दूसरे आर्टिकल्स पे। अब देखते हैं ये जो आर्टिकल है, Adani Group advisors on government. Expert panel raises eyebrows in what has raised a question over potential conflict of interest. The member of an expert committee meant to have independent advice to the Union Environment Ministry on the ecological impact of large hydroelectric power project was also found to be a full-time advisor to Adani Green Energy Limited, वन ऑफ द इंडियाज लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी कंपनीज। जो कि अडानी की ये अडानी का जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है वो, और जो फुल टाइम एडवाइजरी करते हैं अडानी ग्रुप का एनर्जी लिमिटेड का, तो ये एक सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी कंपनीज है, वन ऑफ द लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी कंपनीज। तो उसमें क्या है कि द एडवाइजरी ऑल्सो रिपोर्टेडली पार्ट ऑफ मीटिंग इन अक्टूबर व्हेन ए प्रोजेक्ट by the company came up for evaluation, a news report said on Tuesday. Janardhan Chaudhary, a key advisor to AGEL, was named as one of the 7 non-institutional member of the expert appraisal committee. और ये जो जनार्दन है वो one of the expert appraisal committee के member भी हैं for river and hydroelectric project by the Union Environment Ministry this October. The AGEL 1500 megawatt Tarali pump storage project in Maharashtra Satara district came up for consideration during the reconstituted EAC
first meeting on October 1718. Show the minutes of meeting available on the ministry परिवेश पोर्टल। अब ये देखना होगा, ये मिनिस्ट्री ऑफ परिवेश पोर्टल क्या है। अब देखते हैं ये मिनिस्ट्री ऑफ परिवेश पोर्टल क्या है। ये जो परिवेश पोर्टल है ये एक सिंगल विंडो हब फॉर इन्वायरमेंट मैनेजमेंट। परिवेश इज ए सिंगल विंडो इंटीग्रेटेड इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम है जो डेवलप किया गया है परसुएंस ऑफ द स्पिरिट ऑफ डिजिटल इंडिया और इनिशिएट किया गया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा एंड कैप्चरिंग द एसेंस ऑफ मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस। तो इसका यही है कि ज्यादा गवर्नमेंट का कोई रूल ना हो और गवर्नेंस अच्छे से काम करे और इसको कितना डिजिटली स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है, इसीलिए ये परिवेश पोर्टल लाया गया है। और मिस्टर चौधरी क्लैरिफाइड टू द न्यूज एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया दैट व्हाइल ही हैड अटेंडेड द October 17 मीटिंग ही हैड refrained from participating in the session focusing on Ajal's Tarali project. The minute of the meeting pursued by the Hindu so that he participated in the meeting on October 17 via video conferencing but was absent on October 18. The record, however, do not suggest that he recused himself from the meeting. The Hindu could not immediately reach Mr. Chaudhary for comment. Inside view क्या है? EAC Inside view क्या है? EAC member are typically academics, environment ministry officials and member of a think tanks. A senior official in the ministry familiar with the procedure around EAC proceeding told the Hindu a condition of anonymity that having member affiliated to industry on the EAC committee was not out of the ordinary and an accepted practice. This was because their practical experience was invaluable in ascertaining the impact of project. However, all members had to declare affiliations and recuse themselves from matters that could conflict with their position. Such recusals were expected to be noted in the minute of the meeting, and this has been an established practice in the past. It was possibly an oversight, but this would require an explanation, the official noted. There was no official comment from the Environment Ministry on the matter. Mr. Chaudhary, who had a 36-year tenure with National Hydroelectric Power Corporation and retired as Director Technical of the Public Sector Undertakings, March 2020, described his role as a full-time advisor to AGEL or LinkedIn, the professional networking platform. He also told PTI that he had disclosed his affiliation with AGEL to the Environment Ministry before his appointment to the EAC. Mr. Chaudhary was appointed to the EAC in September. This primary function of EAC is to offer recommendation to the Environment Ministry regarding the project proposal after evaluating their potential impacts. तो इसमें यही है कि ये सारे पे जो भी कमिटी का, और उन्होंने ये इनकी अभी जस्ट ये ज्वाइनिंग हुई है। और जो पहले वो क्या कहते हैं, मिस्टर चौधरी जो 36 टेन्योर 36 साल से उन्होंने काम किया था नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में, और वो रिटायर्ड हो गए थे ये जो लास्ट मार्च 2020 था उसमें। और ये फुल टाइम एडवाइजर भी थे एजेल और जो लिंक्डइन पे है, और अभी जस्ट उन्होंने अपॉइंट किया है इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के थ्रू। और ये अपॉइंटमेंट तो ठीक है। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ EAC इज टू ऑफर रिकमेंडेशन टू द एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री रिगार्डिंग प्रोजेक्ट प्रपोजल आफ्टर इवेलुएटिंग देयर पोटेंशियल इम्पैक्ट। अब ये जो है ना, ये जो प्रोजेक्ट बन रहा है तो उसका जो प्राइमरी फंक्शन है कि ये एनवायरनमेंट पे अच्छा इम्पैक्ट पड़े, और ये इन सब के बारे में वो फर्दर डिस्कस करते रहेंगे।
अब ये जो दूसरा आर्टिकल है इसको देखते हैं अच्छे से। The proposed Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS) Bill 2023, which seeks to replace the British-era Indian Penal Code, has increased the number of crimes which can attract death penalty from 11 to 15, says a parliamentary panel report published last week. The report adds that a domain expert consulted by committee deliberated at great length about a need to abolish death penalty. India has in the past voted against the United Nations General Assembly draft resolution on the abolition of death penalty. इंडिया ने पहले भी वोट किया है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में डेथ पेनल्टी के अगेंस्ट में। A study conducted by National Law University, Delhi, the annual statistic report जो है 2022 का published by Project 39A shows that till December 31, 2022, as many as 539 prisoners had been on death row in India, the highest since at least 2016. The parliamentary panel headed by BJP member Brij Lal recommended that matter be left to union government to consider. The committee, after considering the submission regarding the death penalty, has understood the reason for a passionate argument against the death penalty is that the judicial system can be fallible and to prevent an innocent person from being wrongly sentenced to death. और उनका कहना क्या जो ये जो पैनल है उसको हेड किया जाए, जो पार्लियामेंट्री पैनल है जिसको हेड कर रहे हैं बीजेपी के मेंबर है, उनका नाम है ब्रिज लाल। तो उनका ये कहना है क्या कि ये जो कमेटी जो बनाई गई है आफ्टर कंसिडरिंग द सबमिशन रिगार्डिंग द डेथ पेनल्टी, तो वो ये कहते हैं कि डेथ पेनल्टी को हटा देना चाहिए, नहीं तो अगर कोई इनोसेंट पीपल है उसको भी डेथ तो मिल सकता है और फिर वो रॉन्गली सेंटेंस्ड हो सकता है कि अगर उसको गलती से सजा मिल गई तो वो इनोसेंट पीपल वो डेथ मिल सकता है उसको। और डिसेंट नोटेड क्या है, 3 अपोजिशन मेंबर पी चिदम्बरम और दिग्विजय सिंह of the Congress and Derek O'Brien, the Trinamool Congress, submitted dissent notes against the vision। और ये जो 3 है उन्होंने ये डेथ पेनल्टी पे डिस्कशन चल रहा है कि ये जो डेथ पेनल्टी नहीं मिलना चाहिए क्योंकि कोई इनोसेंट, उसकी वजह से अगर कोई इनोसेंट है तो उसको भी डेथ मिल सकता है और वो अनजाने में उसकी डेथ हो सकती है। ये तो उसके अगेंस्ट में ये जो 3 है मिनिस्टर हैं उन्होंने अपोजिशन अपोज किया है। और मिस्टर सिंह सेड व्हाइल द गवर्नमेंट हैड हेल्ड द बिल एज ए मूव टुवर्ड्स शेडिंग द कॉलोनियल टेन्योर ऑफ क्रिमिनल लॉज, जैसा कि उन्होंने बोला कि जबकि ये गवर्नमेंट ने ये जो बिल को हटा दिया गया है क्योंकि ये क्रिमिनल लॉज पे बनाया हुआ है, ये कॉलोनियल माइंडसेट था उस समय और कॉलोनी ने बनाया है ये क्रिमिनल लॉज, तो the bill still retained the colonial spirit of the current law and punishment for some offences had been made harsher and the death penalty had been added for at least 4 new crimes such as mob lynching, organized crime or terrorism and rape of a minor। तो उन्होंने कहा है क्या कि लेकिन कुछ के लिए डेथ पेनल्टी रहना ही चाहिए, जैसे कि उसमें 4 न्यू क्राइम्स है, जैसे मॉब लिंचिंग हो गया, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हो गया, फिर टेररिज्म हो गया या रेप ऑफ माइनर है, तो उन सब चीजों के लिए डेथ पेनल्टी रहना चाहिए। मिस्टर चिदम्बरम, फॉर्मर यूनियन होम मिनिस्टर, सबमिटेड अकॉर्डिंग टू द डाटा द सुप्रीम कोर्ट हैज अफर्म्ड द डेथ पेनल्टी in only 7 cases in the last 6 years. While the imposition of penalty itself causes distress and trauma, the wait before the sentence is set aside or confirmed causes distress many times more. It has been established that death penalty is no deterrent to serious crime. Mr. O'Brien, the Trinamool leader, said that based on national statistics, it can be observed that 74.1% of individuals on death row in India come
फ्रॉम इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड बैकग्राउंड। और ये भी कहा जाता है कि उनका ये कहना है कि 74.1% है जिनको डेथ की सजा मिली है, वो जो है डिसएडवांटेज्ड बैकग्राउंड के हैं, वो इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं थे। तो जो छोटे लोग हैं उन्हीं को डेथ की सजा मिली है। तो इससे यही होता है, उनका कहने का मतलब था जो रिच पीपल है या फिर, तो अगर वो ऐसा क्राइम करते हैं तो वो डेथ पेनल्टी से बच जाते हैं, लेकिन अगर कोई गरीब आदमी है, अगर उसने ऐसा क्राइम किया है तो उसको वो डेथ की सजा मिल जाती है। The domain expert submitted before the committee that the rarest of the rare case doctrine should be defined in more objective terms if the death penalty has to be retained। तो अगर ये कह रहे हैं क्या कि अगर डेथ पेनल्टी रहता है तो उसको ऐसा डिफाइन करना चाहिए कि अगर कोई क्राइम है वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है तो उसी में डेथ मिलना चाहिए। बाकी सारी चीजों में अगर कोई छोटा मोटा अगर ऐसा कोई क्राइम है तो उसमें डेथ की सजा नहीं मिलना चाहिए। ऑन द लाइन्स ऑफ सेंटेंसिंग काउंसिल इन द यूनाइटेड किंगडम, द एक्सपर्ट्स ओपिन्ड दैट द क्वासी जुडिशियल बोर्ड शुड बी मेड टू एक्सरसाइज प्रोबेशन, commutation and remission to provide greater scope for victims to have a say, and time should be indicated for mercy petition to be heard and disposed of। तो ये कह रहे हैं क्या, जो प्रोबेशन होता है या कम्यूटेशन होता है या रिमिशन होता है, जैसे कि सजा में चेंजेस लाना या सजा का टेन्योर कम कर देना, या फिर अगर कुछ ऐसा है कि जो क्राइम है तो उसमें मर्सी पिटीशन का भी वो प्रस्ताव रखना चाहिए या रखने की भी सुविधा देनी चाहिए। और ये मर्सी पिटीशन क्या है, मर्सी पिटीशन है अगर किसी को फांसी की सजा या डेथ सेंटेंस मिल जाता है तो वो अपने लिए प्रेसिडेंट के पास अर्जी कर सकता है। अगर प्रेसिडेंट मान जाए कि हाँ इनका जो मर्सी पिटीशन है तो फिर वो डेथ से बच जाएगा, या फिर जो उसके जो सेंटेंस है अगर उसको उम्र कैद की सजा मिली है या फिर जो डेथ सेंटेंस मिला है तो वो कन्वर्ट कर देंगे उम्र कैद की सजा में, लेकिन तो इसी को मर्सी पिटीशन कहते हैं। तो ठीक है, अभी ये वाला आर्टिकल हो गया, अब हम लोग चलते हैं दूसरे आर्टिकल पे। अभी देखते हैं दूसरा आर्टिकल, मोदी टू रिलीज पीएम किसान फंड्स टुडे, अपोजिशन प्रोटेस्ट। अब इसमें क्या है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल रिलीज 15th इंस्टॉलमेंट ऑफ द प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान स्कीम एट ए फंक्शन इन झारखंड ऑन वेडनेसडे। द अपोजिशन हैज alleged that the installment was deliberately delayed to coincide with the ongoing assembly election in 5 states, and it is a violation of the Model Code of Conduct. The Union Agriculture Ministry said in a release on Tuesday that Mr. Modi would release the money during the Janjatiya Gaurav Divas to recognize the efforts of the tribes in the preservation of cultural heritage and promotion of Indian values of national pride, valor and hospitality। तो ये कहा जा रहा है क्या कि मिस्टर मोदी जी को मोदी जी ने ये जो फंड है उन्होंने बहुत लेट से देना स्टार्ट किया है, जो ये दिखाता है कि इन्होंने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट किया है, क्योंकि ये जो इलेक्शन का टाइम है ना वो बीत गया है, उसके बाद ये फंड दे रहे हैं। तो ये वायलेशन है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का। और दूसरा कि ये जो है ना एक जो डे था जनजातीय गौरव दिवस टू रिकॉग्नाइज एफर्ट्स ऑफ ट्राइब्स इन द प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज एंड प्रमोशन ऑफ इंडियन वैल्यूज ऑफ नेशनल एंड प्राइड वैल्योर एंड हॉस्पिटैलिटी। Over 8 crore farmers will receive an amount of more than 18,000 crore to 2000 each in this installment of BJP pet scheme। और ये कहते हैं कि सीनियर कांग्रेस लीडर जयराम रमेश told the Hindu the prime minister may argue that this was an ongoing scheme but it definitely violated the spirit of model code of conduct। He pointed that installment of similar quarters in 2022, 2021 to 2020 were released on October 17, August 9 and August 1 respectively. The data of release of the 15 installment was deliberately delayed to coincide with the elections, Mr. Ramesh added।
उन्होंने कहा कि ये जो डेट था उनका पहले तो ऐसे ये इस डेट पे तो उन्होंने रिलीज किया, लेकिन ये जो 15th इंस्टॉलमेंट है वो जानबूझकर डिले किया गया है ताकि वो इलेक्शन के टाइम वो लाया जा सके, ऐसा ऑपोजिशन का कहना है। अकॉर्डिंग टू द सेंटर एज ऑफ जुलाई दिस ईयर 83 lakh 70,263 beneficiaries from Madhya Pradesh, 63 lakh 98,381 from Rajasthan, and 21 lakh 70,000 541 from Chhattisgarh, 31 lakh 15,499 from Telangana, and 92,520 were registered under the scheme. A senior ministry official said since it was ongoing scheme, there was no restriction on distributing the funds among farmers in poll-bound state. तो ये कहा जा रहा है क्या, और सीनियर मिनिस्ट्री ने कहा है क्या कि ये जो है इसका भी ये जो अभी टर्म ही है ये फंड देने का, तो इसमें अगर किसी भी टाइम दिया जा रहा है तो वो रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, और वो कैसे भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं फंड का, तो ये कोई बाध्य नहीं है। और यहाँ पे जो इतने हैं इस स्टेट को इतने सारे बेनिफिशियरीज हैं और इनको इतना फंड अलॉट किया गया है। देखते हैं दूसरा आर्टिकल क्या है। Rajnath to attend Defense Minister meet in Jakarta. Defense Minister Rajnath Singh will pay an official visit to Jakarta on Thursday and Friday to attend the 10th Association of Southeast Asian Nation Defense Minister meeting plus ADMM plus and will address the forum on regional and international security issues. The ministry said on Tuesday. Indonesia is hosting the meeting as the chair of ADMM plus, तो इसको इंडोनेशिया होस्ट कर रहा है। ये जो मीटिंग हुआ है ADMM plus का, the meeting comes at a time of escalating fighting in Myanmar, with Myanmar refugees coming into Mizoram in India. अभी क्या है, on the sidelines of the ADM plus, Mr. Singh will hold bilateral meeting with the defense minister of the participating countries and discuss defense cooperation matters to further strengthen mutually beneficial engagement, the ministry said in a statement. अब एक तो है ना ये मिस्टर सिंह जो एडीएमएम प्लस के मीटिंग पे तो गए ही थे, लेकिन साथ के साथ जितने भी आसियान के मेंबर्स हैं उनके डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ वो मीटिंग भी किया है उन्होंने, और फर्दर स्ट्रेंथन किया है अपने जो बेनिफिशियल है, जो डिफेंस के लिए जो भी बेनिफिशियल है उस पे उन्होंने मीटिंग किया है। द एडीएम इज दी हाईएस्ट डिफेंस कंसल्टेटिव एंड कोऑपरेटिव मैकेनिज्म है आसियान का। द एडीएम प्लस इज ए प्लेटफॉर्म फॉर द आसियान मेंबर स्टेट्स, ब्रुनाई हो गया, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओ पीडीआर, मलेशिया, म्यांमार, द फिलीपींस हो गया, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम, एंड इट्स 8 डायलॉग पार्टनर। और ये सारे तो उनके जो मेन है आसियान के मेंबर वो है, एंड डायलॉग पार्टनर कौन है, इंडिया, द यूएस, चाइना, रशिया, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड टू स्ट्रेंथन सिक्योरिटी एंड डिफेंस कॉपरेशन। इंडिया बिकेम डायलॉग पार्टनर ऑफ द आसियान इन 1992। ये जो इंडिया है वो आसियान का डायलॉग पार्टनर 1992 में बना था, एंड द इनॉग्रल एडीएम प्लस वाज कन्वीन्ड इन हैनोई। और ये जो इसका इनॉग्रेशन एडीएम प्लस का कहाँ पे हुआ था, हैनोई में, वियतनाम, on October 12, 2010. Since 2017, the ADM Plus ministers has been meeting annually to bolster the cooperation among the ASEAN and the Plus countries. और जब से ये बना है 2007 से 2010 में तो ये बना है हनोई, और हनोई के वियतनाम में इसका इनॉग्रेशन हुआ था, लेकिन ये 2017 से एवरी ईयर इसका मीटिंग होता है एडीएम प्लस का, और जिसमें ये सारा जो कॉपरेशन और कैसे जो अपना डिफेंस और कैसे कम्युनिकेशन को और स्ट्रॉन्ग किया जाए उस पे एनुअली मीटिंग होता है। अब चलते हैं दूसरे आर्टिकल्स पे।
अब चलते हैं दूसरे आर्टिकल पे। सेंटर टू इनवाइट बिड्स फॉर 20 क्रिटिकल मिनरल्स ब्लॉक। सेंटर टू इशू ऑक्शन नोटिस इन द नेक्स्ट 2 weeks of minerals such as lithium and graphite. A national strategy on mining and processing of critical minerals is to be framed after the auction. अब ये क्रिटिकल ऑक्शन क्या है? गवर्नमेंट kick start process for auction of critical minerals that will be crucial to India's net zero ambitions. Only 10 to 12 players in India currently have the required technology to produce and process critical minerals. Or center had recently approved royalty rates of 3% for lithium and niobium and 1% for rare earth elements. Critical minerals are also seen as vital for the nation's economic development and national security. तो अब देखते हैं क्या। द गवर्नमेंट विल इनवाइट्स बिड्स फॉर 20 क्रिटिकल मिनरल्स ब्लॉक्स इंक्लूडिंग लिथियम एंड ग्राफाइट माइंस इन द नेक्स्ट 2 weeks. माइंस सेक्रेटरी वीएल कांत राव टोल्ड reporters here, we are almost ready to issue the auction notice and in 2 weeks time we will be issuing a notice for auctioning about 20 blocks that are related to critical minerals like lithium and graphite, he said. The secretary said 10 to 12 players in the country have the technology to produce and process critical minerals. Post this auction notice, he said, stakeholders will be brought together and a national level strategy on mining and processing of critical minerals will be made. Last month the center has approved royalty rates. अब ये तो है कि उन्होंने बोला कि ये जो 20 ब्लॉक्स है ना उसको ये लोग ऑक्शन करेंगे, जैसे कि लिथियम एंड ग्राफाइट का और भी है, जिसमें अभी जो 10 to 12 प्लेयर्स हैं वो टेक्नोलॉजी को प्रोड्यूस कर रहे हैं और प्रोसेस कर रहे हैं क्रिटिकल मिनरल्स को, और इसीलिए उसको ऑक्शन किया जा रहा है। और लास्ट मंथ ही सेंटर ने अप्रूव्ड कर दिया है रॉयल्टी टैक्स, एक्स्ट्रा टैक्स उस पर लगाया जा रहा है 3% ईच फॉर लिथियम एंड नियोबियम एंड 1% रेयर अर्थ एलिमेंट पे। क्रिटिकल मिनरल्स हैव बिकम इम्पोर्टेंट फॉर नेशंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड नेशनल सिक्योरिटी. Lithium and rare earth metal have gained significance, keeping in mind India's commitment to energy transition and achieving a net zero emission by 2070. तो ये ऐसा इसलिए हो रहा है कि ये लोग सारा ऑक्शन कर देंगे ताकि ये निकल जाए, और फिर जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने ऐसा वो बोला है कि 2070 तक वो नेट जीरो कर देंगे कार्बन इमिशन को, और उन्होंने ये भी बोला है कि एनर्जी ट्रांजिशन करना है और अचीविंग नेट जीरो इमिशन बाय 2070। तो उसी के लिए ये सब किया जा रहा है। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। इंडिया कैन बी अल्टरनेटिव टू चाइना इन मैन्युफैक्चरिंग। अब देखते हैं, ए चॉइस हैज टू बी मेड वेदर टू रिलाई ऑन लोकल कंजम्पशन और बिकम ए ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब वाया ओपननेस, से डीएचएल ग्रुप सीईओ। और डीएचएल ग्रुप प्लान्स फॉर India stay unchanged even as the country harbors the ambition to emerge as an alternative to China in global manufacturing, say DHL Group CEO experts. How has business changed post-COVID? During COVID-19 for us, it was very busy time. After that, I would characterize it as 3 things. First, we are seeing normalization of ये फ्रेट रेट्स, particularly ocean freight. Second, it is impact of rising interest rate across major economies. Third, element is e-commerce transition, which is fully intact. India wants to capitalize on the China plus one opportunity. Does it have the potential to be a viable alternative? क्या इंडिया के पास इतना पोटेंशियल है कि वो चाइना को हटा के उसकी जगह ले सके, या फिर अल्टरनेटिव बन सके कि जो फॉरेन और जो भी जो ग्लोबल कंपनी है, या फिर वो चाइना से ना ट्रेड करके इंडिया से ट्रेड करे? क्या इंडिया अभी उस लायक बना है? क्या इंडिया ने वो जगह अभी वो मुकाम हासिल किया है उसने? तो आई थिंक इंडिया हैज ऑल द पोटेंशियल
तो यही कह रहे हैं कि इंडिया के पास पोटेंशियल है कि इट हैज आल्सो द पोटेंशियल टू बिकम ए मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन. द इंडियन गवर्नमेंट हैज टेकन वेरी पॉजिटिव step in terms of investment in infrastructure which is conducive to business. Now if you want to be a player in global manufacturing, it needs openness to trade, the ability to import goods, because initially you cannot localize the entire supply chain. So a choice has to be made whether to rely on local consumption or to become global manufacturing hub through openness. कि इंडिया ने वो पोटेंशियल हासिल कर लिया है और ये वैसा है, लेकिन उसके लिए क्या होगा कि आपको बहुत सारी चीजें जो ग्लोबली इंपोर्ट करनी होगी, आपको सिर्फ लोकल पे नहीं रहना होगा और उसके लिए आपको ट्रेड को ओपन करना होगा, क्योंकि अगर हम मैन्युफैक्चर हब बनते हैं तो हमें बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी. तो इसीलिए आपको जो ओपननेस वो करना होगा, आपको ट्रेड को और बढ़ाना होगा, बहुत सारी चीजें इंपोर्ट करनी होगी, और थोड़ा जो हम लोग अभी कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर भारत, तो वो तो ठीक है, उसको भी बढ़ाना है, और जो स्किल इंडिया है उसको भी बढ़ाना है, बट हमें बहुत सारी चीजें इंपोर्ट भी करनी होगी ताकि ये जो मैन्युफैक्चरिंग हब है उस काबिल बन सके. क्योंकि जो चीजें हमें, जिस चीजों की जरूरत है, तो वो सब हम लोग इतना एकम्प्लिश्ड हो जाए कि अगर ये जो ग्लोबल आते हैं इन्वेस्टर या मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, तो उतना उनको सफिशिएंट सारे प्रोडक्ट और सारी चीजें मिल जाए ताकि वो सक्सेसफुली यहाँ पे रन करे या सक्सेसफुली यहाँ पे इम्प्लांट कर सके अपने कंपनी को या इंडस्ट्री को. तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच. हम लोग इतना आर्टिकल रखते हैं जो इम्पोर्टेंट है, और प्लीज आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ताकि मैं रोज मोटिवेटेड रहूं और आप लोग के लिए डेली इसका द हिंदू का न्यूज एनालिसिस लाती रहूं. सो थैंक यू वेरी मच.